नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम सोशल एंथ्रोपोलॉजी बाय नदीम हुसैन इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम ग्रामीण भारत विलेज इंडिया पर चर्चा करेंगे। अध्याय 5 है भारत में ग्रामीण समाज व संस्कृति के कुछ पहलू, सम एस्पेक्ट ऑफ रूरल सोसाइटी एंड कल्चर इन इंडिया। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। भारत को हम गांवों का राष्ट्र भी कह सकते हैं। इस देश की लगभग 70% आबादी 6 लाख से भी ज़्यादा गांवों में निवास कर रही है। सभी गांव संरचना और व्यवहार में एक जैसे नहीं हैं। प्रमुख विभिन्न प्रकार के गांव इस प्रकार हैं। संकेंद्रित न्यूक्लियर विलेज, यह हमारे देश के सामान्य तौर पर है, जिसमें घरों का एक संगठित समूह खेती के मैदानों के बीचों बीच स्थित होता है। दूसरा है रेखांकित व्यवस्था। इसके अंतर्गत घर दूर दूर स्थित होते हैं। प्रत्येक घर की चहारदीवारी अलग दूर तक फैली हुई होती है। इस व्यवस्था में यह जानना मुश्किल है कि एक गांव कहाँ समाप्त हुआ और दूसरा कहाँ से शुरू हुआ। तीसरा है 2 या 3 घरों का समूह, जहाँ भौतिक रूप से उन्हें अलग रेखांकित कर पाना मुश्किल है। इन प्रकारों के अतिरिक्त विभिन्न घनत्व और संरचना वाले गांवों के प्रकार भी उपस्थित हो सकते हैं। परंपरा, संरचना, शैली और धार्मिक कर्मकांडों की दृष्टि से भी भारतीय गांवों में काफ़ी वैविध्य है। हर गांव की परंपरा लंबे विकास के दौर में स्थापित हुई है। हजारों वर्षों में भिन्न भिन्न संस्कृतियां, परिवेशों में अलग अलग लोगों ने इन्हें स्थापित किया है। वर्तमान भारतीय गांव अपने भूतकाल का दर्पण है। सामाजिक संरचना में बदलाव के बावजूद भारतीय ग्रामीण समाज में आज भी परिवार, नातेदारी, जाति, वर्ग और गांव प्रमुख तत्व हैं। कुछ समाजशास्त्री भारतीय परिवेश में गांव को परिभाषित करते हुए 3 तत्वों का जिक्र करते हैं: जाति, संयुक्त परिवार और गांव समाज। किंतु विस्तृत रूप में देखें तो यह सामाजिक संस्थाएं ऐतिहासिकता के परिप्रेक्ष्य में काफ़ी पुरानी और स्थापित हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में इन्हीं सामाजिक संस्थाओं का प्रभुत्व है। सामाजिक मूल्यों, प्रतिमानों, कानूनों और प्रतिस्थापनाओं में अधिकारों और कर्तव्यों में इन्हीं का प्रतिबिंब झलकता है। भारतीय ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था में प्रायः संयुक्त परिवार आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और धार्मिक व्यवस्था की मूल इकाई है। जब हम भारतीय गांवों के आवश्यक गुणों की बात करते हैं तो सर्वप्रथम गांव की स्वायत्तता, विलेज ऑटोनॉमी का प्रश्न आता है। यह एक विवादित विषय बन रहा है या यह एक विवादित विषय रहा है। हेनरी मैन 1881, चार्ल्स मेटकॉफ 1833, बेडेन पावेल 1896 जैसे विद्वानों ने गांवों की स्वायत्तता के प्रश्न को कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत किया है। भारतीय गांव का चित्रण एक बंद व पृथक्कृत व्यवस्था के रूप में किया गया। चार्ल्स मेटकाफ ने एक कदम आगे बढ़कर गांव को एक लघु गणतंत्र, लिटिल रिपब्लिक की संज्ञा दी, जो स्वयं में स्वतंत्र, अखंडित, जिसको हम मोनोलिथिक कहते हैं, अखंडित, अपरिवर्तनीय और संपूर्ण है। जो स्वयं में स्वतंत्र, अखंडित, अपरिवर्तनीय और संपूर्ण है। बाद के शोधों में इतिहासविदों, समाजशास्त्रियों, मानवशास्त्री विशेषज्ञों ने इस अवधारणा को नकार दिया। गांवों का संबंध बृहत्तर समाज से बराबर बना रहा है। वे सदैव भारतीय सभ्यता के केंद्रों के इर्द गिर्द रहे। काम और व्यापार के सिलसिले में गांवों से अन्यत्र लोगों का आना जाना भी रहा। अंतर क्षेत्रीय बाजार, अंतर ग्रामीण प्रशासनिक संबंध, जाति संबंध, तीर्थयात्राएं, मेले, त्योहार और अन्य गतिविधियां आसपास के गांवों और बृहत्तर समाज के बीच संपर्क सूत्र है। बाद के वर्षों में आधुनिक संसाधनों के चलते ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के संपर्क और भी अधिक बढ़ते गए। ऑस्कर लुइस 1955 ने इसे ग्रामीण विश्वग्रहिता, रूरल कॉस्मोपॉलिटिनिज्म
कॉस्मोपॉलिटैनिज्म कहा है। बढ़ते हुए बाहरी अंतर संबंधों के बावजूद गांव एक मूल सामाजिक इकाई बना रहा, जिसमें लोगों की एक पहचान और एक आस्था बनी रही। अब बात करते हैं ग्रामीण विश्वग्रहिता, रूरल कॉस्मोपॉलिटैनिज्म। इस अवधारणा के प्रवर्तक ऑस्कर लेविस हैं। यह उनके उन अध्ययनों का परिणाम है जो उन्होंने दिल्ली के निकट रानीखेड़ा नामक भारतीय गांव और मेक्सिको के मोरेलोस क्षेत्र के टेपोजटालान नामक गांव में किया था। उनके पहले 1930 में इसी गांव में रहकर रॉबर्ट रेडफील्ड ने निशास्त्रीय यानी मानव शास्त्रीय एंथ्रोपोलॉजिकल अध्ययन किया था, जिसके फलस्वरूप मानव शास्त्र में ग्राम्य अध्ययन विलेज स्टडीज़ का श्री गणेश हुआ था। 1953-54 में रॉबर्ट रेडफील्ड, मैकेम मैरियट और मिल्टन सिंगर ने शिकागो विश्वविद्यालय शिकागो यूनिवर्सिटी में भारतीय गांव संबंधी अध्ययन पर एक गोष्ठी का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने भारत के 8 क्षेत्रों में काम कर चुके सामाजिक मानव शास्त्र के विशेषज्ञों को अपने अपने अध्ययन के विषयों पर विचार विनिमय करने के लिए आमंत्रित किया था। गोष्ठी में 2 केंद्रीय प्रश्न विचारार्थ थे या उठाए गए थे। पहला था, भारतीय गांव किस सीमा तक पृथक्कृत और आत्मनिर्भर लघु समुदाय हैं? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था, ग्राम अध्ययनों से संपूर्ण भारतीय सभ्यता के बारे में क्या सीखा जा सकता है? तो ये 2 प्रश्न हो गए। इस गोष्ठी में ऑस्कर लेविस द्वारा प्रस्तुत शोध निबंध में भारत और मेक्सिको के 2 गांवों के बीच में विरोधाभास पर प्रकाश डाला गया था। उन्होंने मेक्सिको के गांवों को अंतर्मुखी पाया था। वहां के लोग गांव के भीतर ही विवाह संबंध करते हैं। दूसरे गांवों से उनके संबंध केवल व्यापारिक है, अन्य किसी सांस्कृतिक सूत्र से संबंधित नहीं है, जैसे कि धर्म स्थलों की तीर्थ यात्राएं आदि। इसके अतिरिक्त मेक्सिको के गांव सापेक्षतया आत्मनिर्भर हैं, नाभिक या केंद्रिक समूह जैसे हैं, अर्थात कुछ गांवों को मिलाकर उन्हें केंद्रीकृत कर उनमें पौर संघवादी व्यवस्था जैसी स्थापित होती है। ठीक इसके विपरीत भारतीय गांव अपने क्षेत्र के अन्य गांवों, कस्बों और शहरों से विभिन्न प्रकार से ऐसे जालतंत्र नेटवर्क के जरिए मिले होते हैं जो जाति, गोत्र, बंधुत्व, शादी विवाह, व्यापार, व्यवसाय, धार्मिक तीर्थाटन और प्रशासनिक एवं राजनीतिक संगठनों से परस्पर जुड़े होते हैं। स्वयं लेविस के शब्दों में भारत के गांव एक ऐसे बहुअंतर ग्रामीण जालतंत्र से संबद्ध हैं जिसमें प्रत्येक गांव कम से कम 400 गांवों के साथ वंश परंपरा, प्रेम और भ्रातृभाव से जुड़ा होता है और जिससे एक प्रकार की ग्रामीण विश्ववादी स्थिति सी परिलक्षित होती है। बात करते परंपरागत संस्कृति, ट्रेडिशनल कल्चर की। परंपरागत संस्कृति की अवधारणा जॉर्ज फास्टर के शोध कार्य ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज 1962 से संबद्ध है। यह अध्ययन लैटिन अमेरिकी देशों में उनके दीर्घकालीन अनुभवों का परिणाम है। वे लैटिन अमेरिका के मेक्सिको, कोलंबिया, पेरू और ब्राज़ील आदि देशों में रहे थे और उन्होंने देखा था कि कुछ सामाजिक सांस्कृतिक कारकों ने वहां के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की सेवाओं को प्रभावित किया था। इस तरह यह अवधारणा परिवर्तन के विरुद्ध कुछ सांस्कृतिक अवरोधों के बारे में है, क्योंकि वहाँ के कृषक या ग्रामीण समाज अपनी परंपरागत संस्कृतियों के कारण अक्सर सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी परिवर्तन का विरोध कर रहे थे। परंपरागत संस्कृतियों का रूढ़िबद्ध स्टीरियोटाइप्ड चित्रण अक्सर तर्कहीनता, निष्क्रियता, भाग्यपरायणता और इहलौकिक विरोधी मान्यताओं का बोध कराता है। परंपरागत संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण अभिलक्षण यह होता है कि उसकी असली रचनाकारों और योगदाताओं की जानकारी नहीं होती। प्रत्येक जुबानी संप्रेषण और कृषक अथवा जन समुदाय द्वारा व्यवहारिक प्रदर्शन के अलावा
संचार के कुछ ऐसे तरीकों का विकास भी किया जा सकता है जिसके द्वारा वे अपने परंपरागत ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रदान करते होंगे। जैसे अपनी भाषा की संक्षिप्त सूक्तियाँ। इन सूक्तियों में जो पद्यात्मक भी हो सकती हैं, वे जलवायु, मौसम की दशा, कृषि, पशुपालन, धार्मिक और नैतिक निर्देश अथवा विभिन्न प्रकार के अनुभवों के ज्ञान कण पिरो देते हैं और ये कहावतों के रूप में प्रचलित हो जाती हैं। संस्थागत सामाजिक सभाएं और बैठकें परंपरागत संस्कृति के प्रचार में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। ये सभाएं घरों पर, किसी अनुष्ठान के अवसर पर, मेलों या पर्वों के अवसर पर हो सकती हैं। बीते हुए अतीत का यशोगान परंपरागत संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। परंपरागत संस्कृति में रहने वाले कृषकों के बीच अक्सर यह सुना जाता है कि हमारे पिता पितामहों ने यह बात इसी तरह से की थी और मैं भी उसी तरह करूँगा। इस तरह हम देखते हैं कि परंपरागत ग्रामीण समुदाय की अपनी परंपरागत संस्कृति होती है जिसमें उसके अपने मूल्य और तर्क आधार होते हैं। उनका अपना सांस्कृतिक नृजाति केंद्रवाद, कल्चरल एथनोसेंट्रिज्म उन्हें अक्सर हठी बना देता है और वे परिवर्तन का विरोध करने लगते हैं। इसलिए ऐसे परंपरागत समाजों में नया विचार या नई प्रौद्योगिकी की शुरुआत करने के पहले नियोजनकर्ताओं को इस बात को पहले से जान और समझ लेना चाहिए। वैसे सभी परंपराएं खराब नहीं हैं और परंपरा एवं आधुनिकता का अभिरक्षण असंभव भी नहीं है। अब अगला अध्याय देखते हैं, अध्याय 6। क्या बात करता है ये? कृषक, सामाजिक संरचना व कृषि का सामाजिक संगठन। एग्रेरियन सोशल स्ट्रक्चर एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कृषक सामाजिक संरचना का अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र और सामाजिक नृतत्व शास्त्र में गंभीर अध्ययन का मसला रहा है। यदि शब्दकोश में परिभाषित अर्थ को माने तो कृषक, एग्रेरियन का अर्थ भूमि अथवा उसकी धारिता या भूमि के सामूहिक वितरण एवं कृषि के हितों को संगठित करने या उनको पुष्ट करने से लगाया जाता है। कृषक या कृषिक का मंतव्य एक विशेष प्रकार के मूल्यों से लगाया जाता है जिसके अनुसार कृषि सबसे प्राकृतिक एवं आवश्यक व्यवसाय है और खेत ही रहने के लिए आदर्श स्थान है। इस प्रकार कृषिक समाज किसी भी प्रकार का समाज, विशेषकर पारंपरिक समाज है जो औद्योगिक उत्पादन के बजाय मूलतः कृषि उत्पादन और उससे संबंधित शिल्पों पर आधारित है। यदि हम इसे और विस्तृत रूप में कहें तो यह कहा जा सकता है कि ज़मीन पर आश्रित समाज अपने उत्पादन के तरीके के अंतर्गत मूलतः कृषि और खेतों के जोतने, बोने और फसल काटने पर ध्यान देता है। इसकी यही गतिविधि इसे शिकारी संग्राहक समाज से अलग करती है जो अपने खाद्य पदार्थ में से कुछ का भी स्वयं उत्पादन नहीं करता, और बागवानी समाज से भी जिसमें से खाद्य पदार्थों को खेतों के बजाय छोटे छोटे बागों में उगाया जाता है। द ब्लैकवेल डिक्शनरी ऑफ सोशियोलॉजी 1995।